प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम मार्सिलिया के बीजाणु उद्भिद पौधे में जनन या रिप्रोडक्शन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मार्सिलिया का स्पोरोफिटिक प्लांट या बीजाणु उद्भिद पौधा दो प्रकार से जनन करता है। जो फर्स्ट मेथड है उसे हम कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। सेकंड जो मेथड है उसे अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो पहले हम कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में पढ़ते हैं। मार्सिलिया की कुछ जातियाँ जैसे कि मार्सिलिया माइन्यूटा, मार्सिलिया हिर्सुटा, मार्सिलिया इरोजा इत्यादि में क्या होता है कि जो बीजाणु उद्भिद पौधे का जो प्रकंद होता है, ये प्रकंद जो कि भूमिगत होता है, इस भूमिगत प्रकंद की कुछ शाखाएं ट्यूबर्स या कंद में परिवर्तित हो जाती है। ये जो कंद होते हैं या ट्यूबर्स होते हैं, इनमें भोजन संचित रहता है और यह भोजन ऑयल ग्लोब्यूल्स के रूप में संचित रहता है। इन ट्यूबर्स का निर्माण वातावरण की प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है, अर्थात जब वातावरण की दशाएं शुष्क होती हैं तब ये परिवर्धित होते हैं और इनमें इन वातावरण की विषम परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता होती है। जब वातावरण की अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न होती है तो ये कंद या ट्यूबर्स अंकुरित होकर के मार्सिलिया का नया बीजाणु उद्भिद प्लांट या न्यू स्पोरोफिटिक प्लांट को जन्म देता है। तो इस प्रकार से मार्सिलिया में ट्यूबर्स के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। अब हम मार्सिलिया के बीजाणु उद्भिद पौधे में जो दूसरी प्रकार से जनन होता है, अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स या बीजाणुओं के द्वारा होता है और यह जनन की एक प्रमुख विधि है। तो बच्चों, अभी तक आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि टेरिडोफिटिक प्लांट्स को हम उनके बीजाणुओं के आधार पर दो भागों में बांटते हैं। ज़्यादातर टेरिडोफाइट्स सम बीजाणु होते हैं या होमोस्पोरस होते हैं। इनके अंदर जो बीजाणु बनते हैं वे साइज में, शेप में और फंक्शन में समान होते हैं। तो इस तरह के टेरिडोफिटिक प्लांट्स को हम सम बीजाणु कहते हैं। दूसरी तरफ कुछ टेरिडोफाइट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर दो प्रकार के बीजाणु बनते हैं, लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। इनमें से जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं वे आकार में छोटे होते हैं, मेगास्पोर्स आकार में बड़े होते हैं। माइक्रोस्पोर्स संख्या में बहुत अधिक बनते हैं जबकि मेगास्पोर्स संख्या में कम बनते हैं। माइक्रोस्पोर का फंक्शन अलग होता है और मेगास्पोर का फंक्शन अलग होता है। अर्थात माइक्रोस्पोर जब अंकुरित होते हैं तो ये मेल गेमेटोफाइट या नर युग्मकोद्भिद का निर्माण करते हैं और मेगास्पोर्स जो होते हैं वे अंकुरित होकर के फीमेल गेमेटोफाइट या मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इन टेरिडोफाइट्स के अंदर दो प्रकार के बीजाणु अपने साइज में, शेप में, नंबर में, फंक्शन में अलग अलग होते हैं। तो इस प्रकार से दो प्रकार के बीजाणुओं का पाया जाना जो है वो हेट्रोस्पोरस कंडीशन है। तो मार्सिलिया भी एक विषम बीजाणु या हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट है। इसमें दो प्रकार के बीजाणु पाए जाते हैं, लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु। ये जो बीजाणु होते हैं ये एक विशिष्ट प्रकार की बीजाणु फलिका या जिसे हम स्पोरोकार्प कहते हैं, इसके अंदर ये बीजाणु निर्मित होते हैं और ये बीजाणु फलिका या स्पोरोकार्प सेम के आकार की होती है। अब हम बीजाणु फलिका की बाह्य स्ट्रक्चर या एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखते हैं। तो ये चित्र में जो आप देख रहे हैं ये मार्सिलिया की बीजाणु फलिका या स्पोरोकार्प का डायग्राम है और हम देख रहे हैं कि ये बीजाणु फलिका जो है सेम के आकार की होती है। ये बीजाणु फलिकाएं जब यंग होती हैं या शिशु अवस्था में हमें हरी और कोमल दिखाई देती हैं,
लेकिन जब ये परिपक्व हो जाती हैं तो बहुत ही हार्ड और भूरे रंग की हो जाती हैं। ये बीजाणु फलिकाएं जो होती हैं इनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो होता है इसका व्रंत, ये जो स्टॉक दिखाई दे रहा है, और एक होती है इसकी ये काय या बॉडी। अब ये जो स्टॉक है, जिस स्थान पर इस काय से जुड़ा हुआ रहता है उस स्थान को हम रेफी कहते हैं। इस रेफी से थोड़ा ऊपर की तरफ काय में दो हमको टीथ लाइक प्रोजेक्शंस, ये दांत के समान उभार दिखाई देते हैं, डेंटेड प्रोजेक्शंस दिखाई देते हैं। इन प्रोजेक्शंस को या इन उभारों को हम ट्यूबरकल्स कहते हैं। अब ये बीजाणु फलिकाएं जो होती हैं ये पर्णवृंत के आधार से उत्पन्न होती है। तो इन बीजाणु फलिकाओं का जो स्टॉक या जो व्रंत होता है, ये व्रंत आप देख रहे हैं, ये जो व्रंत है यह इस पर्णवृंत या जो पीटियोल है उसके आधार भाग से जुड़ा हुआ रहता है। अब मार्सिलिया की विभिन्न जातियों के अंदर इन स्पोरोकार्प्स का पीटियोल पर अरेंजमेंट अलग अलग प्रकार से होता है। जैसे कि मार्सिलिया पॉलीकार्पा में, ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये पॉलीकार्पा का चित्र है। मार्सिलिया पॉलीकार्पा में हम देखते हैं कि बीजाणु फलिकाओं के जो व्रंत होते हैं वे पर्णवृंत पर एक रैखिक क्रम में विन्यासित रहते हैं। तो ये आप देख रहे हैं ये बीजाणु फलिकाएं हैं। इन बीजाणु फलिकाओं का जो व्रंत है, स्टॉक है, वह इस पर्णवृंत के ऊपर ऐसे रैखिक क्रम में व्यवस्थित है, या इनका अरेंजमेंट जो है वो लीनियर अरेंजमेंट है। मार्सिलिया क्वाड्रिफोलिया में, इसमें ये मार्सिलिया क्वाड्रिफोलिया का डायग्राम है। इस मार्सिलिया क्वाड्रिफोलिया के अंदर पहले बीजाणु जो फलिकाएं होती हैं उनके व्रंत पहले एक आपस में संयुक्त हो जाते हैं और फिर ये संयुक्त रूप से इस पीटियोल से अरेंज होते हैं, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। लेकिन अधिकांश जातियों के अंदर एक पर्णवृंत पर केवल एक ही बीजाणु फलिका होती है, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि एक पर्णवृंत पर केवल एक ही यह बीजाणु फलिका लगी हुई है। अब हम बीजाणु फलिका की आंतरिक संरचना या इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोकार्प के बारे में पढ़ते हैं। तो बीजाणु फलिका की आंतरिक संरचना का अध्ययन हम ये जो 5 शीर्षक आपको दिखाई दे रहे हैं इनके अंतर्गत बहुत आसानी से कर सकते हैं और बहुत आसानी से इसकी आंतरिक संरचना को समझ सकते हैं। तो ये जो हेडिंग्स है या शीर्षक हैं ये इस प्रकार से हैं। फर्स्ट है स्पोरोकार्प वॉल या बीजाणु फलिका की भित्ति। सेकंड है वेस्कुलर सिस्टम ऑफ स्पोरोकार्प या बीजाणु फलिका का संवहन तंत्र। थर्ड है हॉरिजॉन्टल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ स्पोरोकार्प या बीजाणु फलिका का क्षैतिज अनुदैर्ध्य काट। नेक्स्ट है वर्टिकल ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्पोरोकार्प या बीजाणु फलिका का उदग्र अनुप्रस्थ काट। और नेक्स्ट है फिर फिफ्थ वर्टिकल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ स्पोरोकार्प या बीजाणु फलिका का उदग्र अनुदैर्ध्य काट। तो इन 5 शीर्षक है जिनकी स्टडी करके हम स्पोरोकार्प की आंतरिक संरचना को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इनमें से जो फर्स्ट 2 है ये और ये वाली फर्स्ट जो 2 शीर्षक हैं उसको हम इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्पोरोकार्प की वॉल या बीजाणु फलिका की भित्ति। बीजाणु फलिका की जो भित्ति का चित्र आप देख रहे हैं यह इसका आरेखी चित्र है और ये वाला डायग्राम कोशिकीय चित्र है। तो हम देख रहे हैं चित्र में कि बीजाणु फलिका की जो भित्ति होती है वह 3 स्तरों में हम इसको विभेदित कर सकते हैं। बाहरी एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस आपको दिखाई दे रही है। फिर इसके पश्चात मध्य में हाइपोडर्मिस, तो ये 2 परत की हाइपोडर्मिस बनी हुई होती है और सबसे अंदर की तरफ पेरेन्काइमेटस क्षेत्र पाया जाता है। तो बाहर की तरफ जो एपिडर्मिस दिखाई दे रही है यह एपिडर्मिस कोशिकाओं की एक स्तरीय परत होती है और इसकी कोशिकाएं घनाकार या क्यूबोइडल दिखाई देती हैं।
इस बाह्य त्वचा के अंदर या एपिडर्मिस में हमें संकन स्टोमेटा दिखाई देते हैं और इसके ऊपर क्यूटिकल की एक परत पाई जाती है। तो इस डायग्राम में आप यह क्यूटिकल देख पा रहे हैं। इसके अलावा बाह्य त्वचा की कुछ कोशिकाएं दीर्घित होकर के बहुकोशिकीय रोम भी बनाती है। अब इसके पश्चात हाइपोडर्मिस। तो हाइपोडर्मिस जो है उसके अंदर दो परतें होती है, ये पहली परत है और ये सेकंड परत है। तो इन परतों के अंदर जो कोशिकाएं का जो विन्यास होता है वह पेलिसेड के समान होता है या खम्भ उत्तक के समान कोशिकाएं यहाँ पर व्यवस्थित रहती हैं और इन कोशिकाओं के बीच बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस या अंतर कोशिकीय अवकाश नहीं पाया जाता है। और अब इसके पश्चात जो भीतरी पार्ट होता है वॉल का, यह पेरेनकाइमेटस या मृदुतकीय कोशिकाओं से निर्मित होता है और ये मृदुतकीय कोशिकाएं बीजाणु फलिका भित्ति के भीतर की तरफ एक जिलेटिनस रिंग या जिलेटिनी वलय का निर्माण करती है। तो यह थी स्पोरोकार्प की वॉल की संरचना। और अब हम स्पोरोकार्प का संवहन तंत्र या वेस्कुलर सिस्टम ऑफ स्पोरोकार्प के बारे में पढ़ेंगे। यह चित्र जो आप देख रहे हैं यह बीजाणु फलिका का संवहन तंत्र बता रहा है, वेस्कुलर सिस्टम को प्रदर्शित कर रहा है। तो हम इस चित्र में देख रहे हैं कि बीजाणु फलिका का यह वृंत है और इस वृंत के अंदर एक संवहन पूल है। यह संवहन पूल जिसको हम स्टॉक बंडल कहते हैं, यह रेफी में प्रवेश करता है और रेफी में प्रवेश करने के बाद यह बीजाणु फलिका के यहाँ ऊपरी सतह पर पहुँच जाता है। इस बंडल को हम डॉर्सल बंडल या पृष्ठीय पूल कहते हैं। यह जो पृष्ठीय पूल या जो डॉर्सल बंडल है यह बीजाणु फलिका के दोनों पार्श्व साइड्स में या दोनों जो लेटरल साइड्स होती हैं उनमें शाखाएं उत्पन्न करता है। तो इन शाखाओं को हम लेटरल बंडल्स कहते हैं। तो ये शाखाएं आपको दिखाई दे रही हैं इस तरह से। ये जो शाखाएं हैं ये एक तरफ दोनों लेटरल साइड्स में प्रोड्यूस होती है और इन्हें हम लेटरल बंडल्स या पार्श्व पूल कहते हैं। इन लेटरल बंडल्स को कमिश्नल बंडल भी कहा जाता है। ये जो लेटरल बंडल्स हैं ये बीजाणु फलिका में ऊपर से लेकर के नीचे तक यहाँ तक ये फैले हुए रहते हैं और ये बीजाणु फलिका के मध्य में दो भागों में विभाजित हो जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि प्रत्येक लेटरल बंडल बीजाणु फलिका के मध्य भाग में दो भागों में विभाजित हो गया है। अब ये जो शाखाएं हैं जो कि द्विभाजन से उत्पन्न हुई हैं, तो ये जो शाखाएं हैं ये दो आसन्न शाखाएं या जो दो समीपस्थ शाखाएं होती हैं वे एनास्टोमोजिंग के द्वारा या शाखा मिलनी के द्वारा आपस में मिलकर के एक लूप का निर्माण करती है। तो ये देखिए आप, जैसे ये दो शाखाएं हैं ये और इसके बाद में फिर ये दो शाखाएं हैं। तो जो पास पास की दो शाखाएं होती है ये आपस में इस तरह से मिल जाती है और मिलकर के एक लूप का निर्माण कर देती है। अब लेटरल बंडल बीजाणु फलिका के मध्य भाग में जहाँ पर दो भागों में यहाँ पर ये विभाजित होता है, यहीं पर ही हमें एक और छोटी शाखा निकलती हुई दिखाई देती है जिसे हम प्लेसेंटल बंडल कहते हैं। तो ये हमें एक छोटी शाखा निकलती हुई दिखाई दे रही है, इसे हम प्लेसेंटल बंडल या बीजांडसनी पूल कहते हैं। यह जो प्लेसेंटल बंडल है यह रिसेप्टिकल में प्रवेश करता है जिस पर कि बीजाणुधानियाँ लगी हुई होती हैं और उन बीजाणुधानियों को वेस्कुलर सप्लाई प्रदान करता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि बीजाणु फलिका के अंदर किस प्रकार से जो वेस्कुलर सप्लाई होती है वह काम करती है।